हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर कराऊंगी आपको और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की है कि लिख दूं। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्लास 12th। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनने वाला एक अलॉय है। जर्मन सिल्वर एक अलॉय है जिसमें कॉपर, जिंक और निकल मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रोंज कॉपर टिन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। देन 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट करता है टूथ डीके को। 1.5 ppm फ्लोराइड आयन जो है वाटर में वो कॉज करता है टूथ टू बिकम मोटर। हाई कंसनट्रेशन अगर फ्लोराइड आयन की होती है तो वो पॉइजनस नेचर का हो जाता है। एग्जाम्पल में सोडियम फ्लोराइड जो रेड पॉइजन में यूज़ होता है। बेटा ये इंट्रोडक्शन पार्ट में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है जो अभी तक आई थिंक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सीबीएसई में 1-2 मार्क्स का जनरली पूछ रखा है। इट इज़ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा का मिक्सचर हो लेकिन होमोजीनस होना चाहिए। होमोजीनस वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लेना, ये आना चाहिए आपकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट है, आप सिंपल वर्ड्स में ही बोल सकते हो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नेक्स्ट है, सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जिनकी लार्ज क्वांटिटी होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूट क्या होता है? जिनकी स्मॉल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी को मिला दो पानी में तो जो पानी है वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो चीनी है क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है तो वो सॉलिड कहलाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ 2 कंपोनेंट कंटेन करता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स टेबल 1.1 एनसीईआरटी में एग्जाम्पल वहाँ से आपको लर्न करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है तो ये एनसीईआरटी से लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट है इसके टाइप्स है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट गैस होगा और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड गैस सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट लिक्विड गैस सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सॉल्यूट लिक्विड गैस सॉलिड हो सकता है। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की उसे एक्सप्रेस करने के 2 तरीके बताए हैं। एक है क्वालिटेटिवली, दूसरा है क्वांटिटेटिवली। इनमें भी कई टाइप दिए हैं जिससे न्यूमेरिकल जनरली आते हैं। क्वालिटेटिवली डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता है। डाइल्यूट का क्या मीनिंग होता है? जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो या फिर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, आप ऐसे बोल सकते हो। और कंसनट्रेटेड का क्या मीनिंग होता है? इसका अपोजिट, लार्ज क्वांटिटी हो सॉल्यूट की उसे हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं सॉल्यूशन की। क्वांटिटेटिवली में बेटा मास परसेंटेज पहला गिवन है। मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज के क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको करा दूंगी। आज जो है सिर्फ इस वीडियो में थ्योरी पार्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी। मास परसेंटेज क्या है बता दिया। कॉमनली यूज होता है ये इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में। इसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम, बेटे इसका यूज इन्होंने बता रखा है। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड जितने होते हैं कॉमनली एक्सप्रेस्ड होते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की यूनिट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो एक एंटी फ्रेज है और यूज होता है कार्स में फॉर कूलिंग द इंजन को कूल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। कॉमनली यूज्ड होता है मेडिसिन एंड फार्मेसी में। 4th है ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूट कंपोनेंट अपॉन में सॉल्यूशन कंपोनेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट इनटू में 10 की पावर 6। ये जनरली कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ppm। जनरली जितना भी पॉल्यूटेंट होता है वाटर या एटमॉस्फेयर में उसे हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइक्रोग्राम पर ml में रिप्रेजेंट करते हैं। यूज्ड व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी। ये यूज
ppm तब होता है जब क्वांटिटी सॉल्यूट की बहुत ही कम है, ट्रेस क्वांटिटी कम है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो आप जनरली बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसका सम, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जितने भी कंपोनेंट लिए उन सब का सम इक्वल टू 1 होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 कंपोनेंट लिया तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, अगर आपने 3 लिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, ऐसे आप लिख सकते हो। ये यूजफुल है डिस्क्राइबिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। आगे जाके आप कुछ गैस मिक्सचर से रिलेटेड लॉ पढ़ोगे, उसमें जनरली यूज़ होता है। नेक्स्ट है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। बेटा डायमेंशनलेस जैसे मैंने यहाँ पे बोला है इसकी क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आप किसी को भी बोल सकते हो अगर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है तो। जैसे कि आप इसे ही बोल सकते हो, पीछे जो मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है और वॉल्यूम है तो कट जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे ppm है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। मास परसेंटेज है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसी में जनरली मैंने लिखा है क्योंकि आई थिंक ये पूछ भी रखा है टेस्ट, जनरली स्कूल टेस्ट में। मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ml में लिखते हो तो 1000 लिख देना, अगर आप लीटर में लिखते हो तो 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट, मोल पर लीटर होती है इसकी यूनिट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मोलैरिटी टेम्परेचर से रिलेट कैसे करती है, एक तो इन्वर्सली, या फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी पे चेंजेस क्या आएंगे, या फिर मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है, कुछ भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। आप PYQ देखोगे CPSC के तो उसमें मिल जाएगा आपको। इसमें रीज़न आपको बस ये देना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ाने से आपको पता है मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन इन्वर्स होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी घट जाएगी, तो इसीलिए इन्वर्स रिलेशन होता है मोलैरिटी का। नेक्स्ट 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर आप बेटा इसे ग्राम में लिखते हो तो 1000 मल्टीप्लाई में कर देना। ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, इसीलिए इसे बेटर कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में बेटर क्वांटिटी कौन सी है, तो मोलैलिटी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट, मोल पर kg। इसकी यूनिट जो है नंबर ऑफ मोल्स की मोल हो गया और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट है तो उसकी kg हो गई। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, MCQ पैटर्न में पूछ सकते हैं। तो जैसे मास परसेंटेज है, ppm है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। जनरली NCERT डायरेक्टली मेंशन नहीं करती है इसको, बट मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको दिखाऊंगी NCERT में ही कि ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं। M1V1 इक्वल टू M2V2, मतलब मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। सिमिलरली N1V1 इक्वल टू N2V2। बेटा नॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है पर स्कूल में पूछ लेते हैं तो इसीलिए मैं इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। नीट में जनरली इस पर क्वेश्चन तो हैं। तो नॉर्मैलिटी अपॉन में n फैक्टर इक्वल टू मोलैरिटी होता है। M1V1 प्लस में M2V2 इक्वल टू M V1 प्लस V2। तो यहाँ पे अगर मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पूछे तो यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट है मोलैलिटी और मोलैरिटी में अगर रिलेशन पूछे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मोलैरिटी और मोलैलिटी में जैसे कई बार क्वेश्चन आता है मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी निकाल कर मोलैलिटी निकालने के लिए आप ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। अच्छा बेटा इसमें ये डिजिट क्या है ये बता देती हूँ मैं। M मोलैलिटी है, 1000 M मोलैरिटी है, 1000 dd डेंसिटी है, M मोलैरिटी है और M भी जो है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एन फैक्टर के बारे में बोला था। ये जो एन फैक्टर है हो सकता है बेटा H पॉजिटिव आयंस को बोल सकते हो आप, OH नेगेटिव आयंस, या फिर चार्ज को एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे HCl है तो उसका एन फैक्टर 1 होगा, जैसे H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH 1 है तो 1 एन फैक्टर होगा। जैसे कुछ भी चार्ज में जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है तो 2 चार्ज हो गया, इस टाइप से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या है। तो बेटा मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100 अपॉन ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूट की जगह मैं ऊपर लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन
सॉरी सॉल्यूशन नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर के मिक्सचर को बोलते हैं या फिर एक्वस NaCl को बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, जब सॉल्यूट डिजोल्व होता है ना वाटर में उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और जब नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो बेटा सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर को छोड़कर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दो, उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल आयोडीन इन अल्कोहल, अब आयोडीन को अल्कोहल में डाला जा रहा है, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, तो यहाँ पे वाटर नहीं है सॉल्वेंट, अल्कोहल है सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट पेज, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सॉल्यूट का अमाउंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिजोल्व हो रहा है, उसे हम सॉलिबिलिटी कहते हैं उसकी। इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड किस किस पर करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, टेम्परेचर, प्रेशर। नेक्स्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, और अगर आप सॉल्यूशन से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनाते हो तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस सेम रेट पर होती है तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटे अगर किसी सॉल्यूशन में आप मिक्स कर रहे हो सॉल्यूट को और मिक्स नहीं कर सकते, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, मतलब सॉल्यूट एक सफिशिएंट अमाउंट में ही मिक्स होगा। लेकिन अगर आप सॉल्यूट और ऐड कर देते हो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी सेम लिख दो, यहाँ पे नो वर्ड को हटा देना, सेम लैंग्वेज लिख देना। क्या लिखोगे, सच अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये नो वर्ड हटा देना, सेम डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहता है, इसका मीनिंग है पोलर डिजोल्व होगा पोलर के अंदर, जैसे NaCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो NaCl वाटर में डिजोल्व हो सकता है। नॉन पोलर डिजोल्व होगा नॉन पोलर में, जैसे एग्जांपल में नैफ्थलीन और एंथ्रासीन है, डिजोल्व होगा बेंजीन में। अब पता कैसे करें बेटा, सिंपल, नॉन पोलर जनरली कोवलेंट कंपाउंड रहेंगे जिसमें कार्बन आपको दिख जाए ना और हाइड्रोजन। नैफ्थलीन में कार्बन हाइड्रोजन ही है, एंथ्रासीन में भी कार्बन हाइड्रोजन ही है, और बेंजीन में भी कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो ये एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन। यहाँ से जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्कर 2 मार्कर MCQ। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगर है, अगर फैक्टर अफेक्ट करना है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या क्या है, सबसे पहले है रोल ऑफ प्रेशर, जिसका कोई रोल नहीं होता जनरली सॉलिड लिक्विड के केस में। क्यों नहीं होता, ये रीज़न पूछ लेते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट है बेटा सॉलिबिलिटी का, इस केस में सॉलिड एंड लिक्विड के केस में सॉलिबिलिटी अगर आप देख रहे हो तो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी टेम्परेचर की होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी टेम्परेचर की होती है। डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसी है, अगर एंडोथर्मिक है तो डायरेक्टली है और एक्सोथर्मिक है तो इन्वर्सली है। तो एंडोथर्मिक के केस में आपको पता होगा एंथैल्पी जो है जनरली पॉजिटिव होती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगी, मतलब लेस देन 0 होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। यहाँ से आपको ये लाइन अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने इस पर देखे हैं क्वेश्चन। सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसमें सॉलिबिलिटी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है गैस के लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जनरली पूछते भी हैं इस पर कि एक्वेटिक एनिमल जो हैं वो कोल्ड वाटर में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है, लाइक, तो ऐसा NCERT में क्वेश्चन भी है, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि क्यों होता है, तो आप बस ये बता देना सॉलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होते हैं इन केस ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे बेटा पार्शियल प्रेशर गैस का है, हेनरीज लॉ गैस इन अ वेपर फेज, एप्लीकेबल गैस वर्ड पे फोकस करना। एंड जब डायरेक्टली असाइंड आते हैं तो KH आता है, तो पूछते हैं कि इसमें स्लोप क्या है, इक्वेशन देके तो KH स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका ग्राफ अगर बनाना है तो बेटा जनरली डायरेक्टली है तो सीधा लाइन खींच देंगे दोनों में, ऐसा ग्राफ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, KH को बोलते हैं। यहाँ पे X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इन अ सॉल्यूशन।
अब डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, के एच डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए, पर के एच का रिलेशन को पूछ रखा है इसको भी, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉलिबिलिटी के होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेशर बेटे, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली आप प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी बोल सकते हो। फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव रिलेशन प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच में बताया था हेनरीज ने कि डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट है हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है लेकिन प्राइवेट स्कूल में जनरली पूछ लेते हैं इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा या फिर लिमिटेशन पूछे तो आप ये 4 पॉइंट लिखोगे। प्रेशर लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, गैस ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, गैस एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रोसेस नहीं शो करेगी। हेनरीज लॉ हर गैस के लिए एप्लीकेबल है और इंडिपेंडेंट है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैसेस। 1 एटीएम की वैल्यू आपको बार और पास्कल की टर्म में पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल फिल्ड हाई प्रेशर पर होती हैं ताकि CO2 की सॉलिडिटी बढ़ जाए, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स जो है टैंक यूज़ करते हैं, उस टैंक के अंदर हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कितना % है ये अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, और ये ऐसा क्यों करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि बेटा जो फॉर्मेशन है बबल नाइट्रोजन बबल्स का ब्लड में उसे अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन क्लिम्बर्स एट हाई अल्टीट्यूड्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर लो कंसंट्रेशन होना ऑक्सीजन की, उसे हम एनॉक्सिया कंडीशन कहते हैं। इस केस में फील हमें होता है वीकनेस ज़्यादा फिजिकली और मेंटली। बैंड और डीकम्प्रेशन सिकनेस एक वर्ड यूज़ कर रखा है, जनरली स्कूबा डाइवर्स के केस में दिखता है, ये पेनफुल कंडीशन होती है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ एन इलनेस दैट अराइज फ्रॉम रैपिड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम से नाइट्रोजन गैस रैपिडली रिलीज होगी एंड कोज्ड बाय बबल्स फॉर्मिंग इन द ब्लड। तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन गैस के, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में ब्लॉकेज लग जाती है, तो पेनफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, ये टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। पहला है रॉल्स लॉ, ये एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। दूसरा, गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। प्रेशर पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। बेटे ये लिक्विड केस है, सेम चीज़ आपने उसमें ही पढ़ा है हेनरी लॉ में, लेकिन वहाँ पे गैस लिक्विड केस था। नेक्स्ट है पी नॉट, जब आप डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो पी नॉट आएगा। पी नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बोलते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये टर्म नीट में पूछ रखी है, आई थिंक क्लास 11th में चैप्टर 5 में, वहाँ से पूछी थी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है P1, अब बेटा जैसे इसमें है पी नॉट, तो अगर मैं P1 लिखूंगी तो P01 X1, सिमिलरली ऐसे सम कर देंगे, P1 की जगह P2 की जगह डॉट डॉट एन टाइम्स। नेक्स्ट अगर 2 कंपोनेंट के लिए ही चाहिए तो P टोटल का प्रेशर होगा P1 प्लस P2, या फिर P1 P2 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ P01 X1 प्लस P02 X2। अब इक्वल टू P01 X1 प्लस में P02 ब्रैकेट 1 माइनस X1, क्योंकि X2 को लिख सकते हैं 1 माइनस X1। नेक्स्ट आप इसे खोलोगे तो ये रिलेशन आएगा। अब डायरेक्टली इस रिलेशन को याद रखना, और एनसीईआरटी में इस रिलेशन से कंक्लूजन पूछ रखे हैं क्या, कि बेटा अगर देखो आप पीटी जो है वो रिलेट कर रही है सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन से, या तो X1 आएगा या फिर सिर्फ X2 आएगा। अगर आप चाहते तो X2 की जगह आप X1 की जगह 1 माइनस X2 भी कर सकते थे, तो आप किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड होगा। दूसरा, पीटी वेरी कर रहा है नियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, और पीटी ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। क्योंकि नियर रिलेशन है तो कॉमन सी बात है, इंक्रीज होगा मोल फ्रैक्शन तो इंक्रीज होगा, टोटल प्रेशर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड जनरली डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा सॉल्यूट जो सॉलिड डिजोल्व किया जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो भी नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें नमक डिजोल्व कर दिया, देन मैं उसे बॉईल कर रही हूँ, तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं
वाटर मॉलिक्यूल में स्पेस घेर रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से जो स्केपिंग टेंडेंसी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। जनरली वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आप ये लिख सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बेस पर हम दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो रोल्स लॉ को ओबे करता है, जिसमें एंथैल्पी मिक्सिंग ज़ीरो होती है, वॉल्यूम मिक्सिंग ज़ीरो हो रही है चेंज, मतलब बेटा मिक्स करने पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग ये है। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, IMF का मीनिंग है यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन, अगर आप सॉल्यूट ए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ए को क्या कह रहे हैं या बी को क्या कह रहे हैं, अगर सिमिलरली है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इंडिविजुअल फोर्स के काफ़ी हद तक सिमिलर है, तब आइडियल सॉल्यूशन ही कहलाएगा वो भी। एग्जाम्पल में तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जिसकी एंडिंग इन से उनका कॉम्बिनेशन लिख देना, इन से उनका कॉम्बिनेशन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें इसमें आप पॉजिटिव में लिख दोगे, जैसे ये ओबे करता है रोल्स लॉ को, ये ओबे नहीं करता है रोल्स लॉ को। इसमें मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिखा, आप नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख देना। हाँ, ये NCERT ने मेंशन नहीं किया है, 2 वर्ड, पर जनरली पूछते हैं MCQ में, तो मैंने ऐड कर दिया है 2 पॉइंट अपनी तरफ से। नीट में भी पूछ रखा है एंट्रोपी, एस का मीनिंग यहाँ पे एंट्रोपी है। अगर एंट्रोपी मिक्सिंग का केस लेते हैं वो ग्रेटर देन 0 होता है, और गिब्स एनर्जी का केस लेते हैं तो वो लेस देन 0 होता है। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप ये ग्रेटर देन मतलब ये अपोजिट केस लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। किस बेस पर कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, इसमें जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डिफरेंस फॉर्म में, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है पॉजिटिव डेविएशन, और इस पर नीट में भी एग्जाम्पल पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ। इफ वेपर प्रेशर हायर देन द सॉल्यूशन, अगर वेपर प्रेशर हायर हुआ सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन एग्जिबिट क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो बेटा जहाँ हायर लिखा है नेगेटिव में लोअर लिख देना, बस सेम लैंग्वेज है। नेक्स्ट, रीज़न पूछ सकते हैं, तो बेटा ये हायर क्यों हो रहा है, ये लोअर क्यों हो रहा है। लोअर में रीज़न दिया है मैंने, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट विच डिक्रीज द स्केपिंग टेंडेंसी हैंस वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो बेटा अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो AB में है वो लेस देन है AA और BB से, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड की जो अट्रैक्शन है वो लेस देन है सॉल्यूट सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन से। नेक्स्ट है, तो बेटा इसमें उल्टा लिख देना, लेस देन है यहाँ ग्रेटर देन लिख देना, अगर आप अपोजिट में लिखना है तो। चेंज इन, अगर आप मिक्सिंग एंथैल्पी की बात करें या वॉल्यूम की बात करें, दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव में आप नेगेटिव लिख देना। नेक्स्ट है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं, जबकि नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करता है, जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अपोजिट है तो मैं बता दे रही हूँ जनरली। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पूछा है, जनरली पूछते हैं MCQ में, नीट में भी बहुत बारी पूछा है, CBSE में भी पूछा है, तो ये अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल CS2 प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सोन, एसीटोन प्लस बेंजीन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। इसमें एग्जाम्पल क्या है? वाटर प्लस में HNO3, फिनॉल प्लस में एनिलिन और क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन। बेटा ये NCERT के एग्जाम्पल है, तो इसे तो अच्छे से याद रखना, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखें। अब एक याद कर लो, दूसरा अपोजिट में याद रह जाता है। नेक्स्ट, इसके जो ग्राफ है वो आप NCERT से देख लेना, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब कराऊंगी तब ग्राफ को यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली एक एक लाइन में डेफिनेशन दी है मैंने। बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर इक्वल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, इसे वेंटो फैक्टर कहते हैं, आगे बताऊंगी क्या होता है और निकालते भी कैसे हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी मैं आपको। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। कब कहते हैं वेपर प्रेशर? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो उस कंडीशन को हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के, तो
उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेंट ऑफ फैक्टर के। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जनरली एजियोट्रॉप्स कॉन्सेप्ट आया। तब डेफिनेशन क्या होती है, एक बाइनरी मिक्सचर है हैविंग सेम कंपोजिशन लिक्विड, जिसका कंपोजिशन जो है लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहता है और बॉयल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे हम एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। नॉट सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज के। ये दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो रॉल्स लॉ से, उसे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। बेटा यहाँ पे अपोजिट में क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वेपर प्रेशर इस केस में हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो एक हाई है दूसरा लो ही होगा। इसमें अपोजिट लिख देना, वेपर प्रेशर लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ इसके टाइप से न्यूमेरिकल एक ना एक तो आता ही है। देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके टाइप्स 4 हैं। पहला है रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन में पी नॉट, मतलब प्योर प्रेशर। चेंज इन प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, प्योर प्रेशर माइनस में सॉल्यूशन का प्रेशर। अदरवाइज मैंने जितने भी सिंबल यूज़ किए हैं सारे नीचे मेंशन कर रखे हैं, सबके नाम फिलहाल मैं बता देती हूँ। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू डेल पी अपॉन में पी नॉट लिख सकते हो, न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के होता है, जब डायरेक्टली का साइन हटाते हो तो के बी आता है। इसको क्या कहते हैं बेटे, सब मेंशन कर रखा है मैंने नीचे। जैसे के बी का नाम अदर में पूछ रखा है बहुत बारी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट या बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये नाम स्पेशली याद रखें। डेल टी बी कैसे निकालते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी, मतलब टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का माइनस में प्योर जो भी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के होता है, जब डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो के एफ आता है। तो यहाँ पे डेल टी एफ जो है इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जनरली डेफिनेशन पूछ लेते हैं सीबीएसई में। इट इज़ एक्सेस प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, एक एक्सेस प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। सी कंसनट्रेशन, बेटा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वही कंसनट्रेशन का होता है। आर टी पूछ रखा है 2 नंबर में बहुत बारी। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ वाइडली यूज़ करते हैं हम, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों करते हैं, तो रीज़न ये दे रखा है कि पाई कैन बी मेजर्ड एट अ रूम टेम्परेचर, आप इसे रूम टेम्परेचर में मेजर कर सकते हो, अदरवाइज एक अप्रिशिएबल वैल्यू देता है। इसके जो ग्राफ है वो एनसीईआरटी से मैं खुद करा दूंगी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं बेटा उससे रिलेटेड, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को वहीं से, आप ग्राफ एक बार एनसीईआरटी का वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है वाटर बॉयल एट, ये आपको कुछ फैक्ट और इस जो ऊपर मैंने सिंबल यूज़ किया उन सबके बारे में लिखा हुआ है। जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैल्विन में कितना होगा 373 कैल्विन। पी नॉट का मीनिंग प्योर वेपर प्रेशर, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, स्मॉल एम मोलैलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। बेटा के बी और के एफ दोनों डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। दूसरा, इन दोनों की यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, अच्छे से पता होना चाहिए, जनरली पूछ रखा है ये भी। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.083 लेनी है। टी टेम्परेचर है, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट है, और टी एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन है, प्योर नहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इनमें से किसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सीबीएसई में पूछ रखी है।
Isotonic solution having same molar concentration and same osmotic pressure is called isotonic solution. एक ऐसा solution जिसका same molar concentration हो और same osmotic pressure हो उसे हम कहते हैं isotonic solution. इस पर न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के टाइप देख सकते हैं. इनसे रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया है इस नोट्स में उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंटेंट करवाऊंगी मैं, या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी हैं वो करा दूंगी. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच कंसनट्रेशन इज मोर देन बॉडी फ्लूइड्स. अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसनट्रेशन इन विच कंसनट्रेशन मोर देन बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो हम उसे हाइपोटोनिक कहेंगे. अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है किसी सेल को तो बेटे सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. हाइपोटोनिक में ये जो मोर है वहाँ पे लेस लिख देना. सेल जहाँ पे है यहाँ पर स्वेल हो जाती है और मे बी बर्स्ट हो जाए इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये बर्स्ट और स्वेल का वर्ड याद रखें. ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर से हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल जो है वो एग्जांपल है, इसमें नेचुरल नॉर्मली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए पिक्स ब्लैडर या पर्चमेंट पेपर यूज़ करते हैं. सिंथेटिक में सेलोफेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में यूज़ होता है. एडिमा क्या होता है, पफिनेस और स्वेलिंग इन अ बॉडी. एनॉक्सिया जब ऑक्सीजन लेवल लो हो बॉडी के अंदर उसे एनॉक्सिया कहते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस RO शॉर्टकट लिखते हैं इसे. इफ़ अप्लाइड प्रेशर ग्रेटर देन हो ऑस्मोटिक प्रेशर से तो डायरेक्शन ऑस्मोसिस की रिवर्स हो जाती है, इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. ये जनरली यूज़ होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर को डिसलाइन करने के लिए. प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो पूछ सकते हैं बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या फ्लो करता है, प्योर सॉल्वेंट. नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं सेलुलोज एसीटेट. ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इम्प्योरिटीज़ के लिए. ये अभी तक आई थिंक क्वेश्चन पूछा नहीं है ये CBSE में. एंड आयंस के लिए. दूसरा यहाँ पे है एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ही पूछ रखी है. अगर मोलर मास इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए जो एक्सपेक्टेड हमारी वैल्यू है उससे, तो उसे हम एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, इसीलिए इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर I से इंडिकेट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर के जगह बिफोर लिख देना एसोसिएशन और डिसोसिएशन. ये सारे फॉर्मूले एक साथ पता होने चाहिए. वेंट ऑफ फैक्टर टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. जनरली एसोसिएशन और डिसोसिएशन किस हद तक हुआ उसके बारे में बताता है. अगर बेटे एसोसिएशन है तो वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 होगा, अगर डिसोसिएशन है तो वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा. ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा लेस देन ग्रेटर देन. लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 होती है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में NCERT में सिर्फ यूरिया और ग्लूकोज बार बार ही बोल रहे हैं तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है. नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे डिसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे n नंबर ऑफ आयंस है. I निकालते कैसे हैं या n निकालते कैसे हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में सिखाऊंगी. फॉर एसोसिएशन I इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा. यहाँ पे अल्फा जो है अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा. ध्यान रखना बेटा एसोसिएशन केस में n अपॉन में है. टाइमर के केस में I की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, टेट्रामर में 1/4. और KB की वैल्यू बेटा वाटर के केस में याद रखनी है 0.52 होता है. यूनिट आप लिख लेना केल्विन किलोग्राम पर मोल. KF वाटर के केस में 1.86 होता है. मेरे ख्याल से पेपर में दे देते हैं लेकिन इन दोनों को याद रखना वाटर के केस में स्पेशली KB और KF. ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आए हैं अभी तक तो ये लास्ट में आप लर्न कर सकते हो. यहाँ पर M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, TB बॉइलिंग पॉइंट है और TF फ्रीजिंग पॉइंट है. तो KB KF निकालने का एक और फॉर्मूला यहाँ पर है. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगी तो जिसमें स्पेशली पहले सॉल्यूशन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन सिखाऊंगी मैं आपको कैसे निकले हैं एंड देन एक्सरसाइज एंड देन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
आई होप आपको समझ आया हो और अच्छी लगे वीडियो मेरी। थैंक यू। अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करें।